हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स टाइप MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या आप अपने आंसर भेज सकते हैं इस नंबर पर टेलीग्राम ऐप पर। डेली ये वीडियो 9 AM पर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर एंड यू आर सपोज टू सबमिट योर आंसर बिफोर 2 PM ऑन द सेम डे फॉर द फैकल्टी रिव्यू। आज का क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट बोलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के देयर आर ऑब्वियस बेनिफिट्स येट इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरीके से यूज करी जा सकती है। पॉजिटिवली यूज करेंगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन अगर उसको मिस यूज हुआ, गलत हाथों में पड़ गई, तो उसके साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इस स्टेटमेंट के बाद में क्वेश्चन बोलता है डिस्कस करने को इस स्टेटमेंट को। द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड इट हैज टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, दैट मीन्स 1 फुल A4 शीट में ही इसको आंसर करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको कुछ भी नहीं स्पेसिफिकली पूछा गया है, बस डिस्कस करने को बोल दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करते टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्टेटमेंट से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स को सामने लाएं, उसके एग्जाम्पल्स दें और एविडेंसेस दें। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना है जहां पर कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछा है, तो मेरी अप्रोच कुछ ऐसी होगी। मैं सबसे पहले बता दूंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, मैं उसके कुछ एप्लीकेशन एरियाज बता दूंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के, उनका कैसे मिसयूज़ हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। एंड देन आई विल गिव सम वे अहेड कि कैसे उसके मिसयूज़ को या अब्यूज़ को कम करा जाना है। एंड इन द एंड देयर इज गोइंग टू बी अ कंक्लूजन। This paper is relevant from the paper 4 science and technology part, and the relevant newspaper for this question are on of the 10th September and of the 8th October। चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बट बिफोर दैट आई विल ऑल्सो डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विद यू। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता है वो बस थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुन लें। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि वो सारी ही टाइप की टेक्नोलॉजीज जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म के जीन्स को एडिट करा जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारे जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसको स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे हेयर कैसे होंगे, कौन से टाइप के डिजीज़ हमारी बॉडी को जल्दी अफेक्ट कर जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में स्टोर होती है। ये जीन्स कंपोज्ड होते हैं DNA मॉलिक्यूल के, एंड इट एग्जिस्ट लाइक अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये कैसा थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर है, और ये जो थ्रेड होता है इवेंचुअली दिस इज वाउंड अप एंड मेक द क्रोमोसोम्स। सो ये थ्रेड जो होता है ये वाउंड अप होता है, घुमा हुआ होता है, और ये क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम है दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर। और ये जो थ्रेड होते हैं इसके पार्ट्स को बोलते हैं जीन। जैसे ये एक पार्ट है, इसको बोला जीन, और एक्चुअली ये कंपोज्ड होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जिनको बोला जाता है DNA। तो ये जो जीन्स होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, ये जीन जो होते हैं यही बताते हैं हमारी बॉडी में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को बदल लेते हैं, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदली जा सकती हैं। हम बहुत बार उसमें कोई डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हम चाहते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, वी कैन प्रोड्यूस दैट बाय एडिटिंग द जीन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जनरली जीन्स को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम चाहते हैं अपने ऑर्गेनिज्म में, उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म के उस जीन को हम अपने ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर लेते हैं। इस चीज को अभी मैं आगे BT कॉटन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये हमारा बेसिक्स हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसके अलावा
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग दे दिया है। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है कि कैसे CRISPR-9 काम कर रहा है या कैसे DNA टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आपको CRISPR-Cas9 के लिए सत्यजीत सर ने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में डिस्कस करा है, बट यहाँ पर मैं सारी की सारी आपको डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैंने प्रीलिम्स के लिए बता दिया है क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। Now let us look at how we can write the introduction for this answer. As I have told you, पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप बता दीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ द टेक्निक्स विच आर बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी, और जिसके बेसिस पर जीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑल्टर कर सकते हैं और उसको हम लोग डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या डिज़ायरेबल ट्रेट्स हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बीटी कॉटन का बनना। देखिए, बीटी कॉटन में जो जीन होती है, बीटी जीन, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होता है, सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है, विच इज कॉल्ड एज बैकिलस थ्योरेंजेसिस। इसके अंदर जीन होती है विच इज कॉल्ड एज बीटी जीन। इस बीटी जीन को जो कॉटन का प्लांट है उसमें हम लोग कॉटन के जो प्लांट की सेल्स की जीन है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये बीटी जीन जो बैक्टीरिया की जीन है उसको हम लाए और इस प्लांट में रख दिया। ये जो बैक्टीरिया होता है बैकिलस थ्योरेंजेसिस, दिस इज इम्यून टू अटैक फ्रॉम द पेस्ट। ये जो पेस्ट है ये इसको नहीं खा सकता है, इस बैक्टीरिया को। तो जब इसकी जीन्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इस प्लांट में, तो ये जो पेस्ट है ये इस प्लांट को भी नहीं खा पा रहा है। एज अ रिजल्ट पहले ये पेस्ट इस प्लांट को इजीली खा लेता था, लेकिन एक बार जब हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, बैक्टीरिया की जीन को कर दिया, तब ये पेस्ट नहीं खा पा रहा है। एंड नाउ दिस प्लांट हैज बिकम इम्यून टू दिस पेस्ट ऑल्सो। दैट इज व्हाट इज रिटन हेयर ऑल्सो कि बीटी कॉटन जो होता है इसमें बीटी जीन होती है फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया, और उसमें कॉटन के जो जीन्स के साथ उसको मिला दिया जाता है जिससे बन जाता है बीटी कॉटन। और उसके बाद जो कॉटन होता है इट इज इम्यून रेजिस्टेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ द पिंक बॉलवर्म पेस्ट। Next, let us look at some of the application areas of the genetic engineering. The first application is the making of a 3-parent baby. 3-parent baby किस तरह से काम करता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि आपको इतना डिटेल में अपने आंसर में नहीं लिखना है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज इटसेल्फ। देखिए, सपोज ये जो वन, शी इज अ फीमेल, ये वन जो एक फीमेल है, और लेट अस सपोज इसमें कोई एक जेनेटिक डिजीज है, लेकिन ये जेनेटिक डिजीज जो है दैट इज नॉट ड्यू टू हर न्यूक्लियर डीएनए बट ड्यू टू हर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जिन लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, एक बार हम लोग वापस चलते हैं अपने इसी डायग्राम पर। मैंने आपको बोला था कि ये देखिए हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से हैं जो कि एक्चुअली डीएनए बने हैं, और इन्हीं के ही सेगमेंट को बोल दिया जाता है जीन। इतने बड़े पार्ट को बोल दिया गया जीन। लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स में केवल न्यूक्लियस में ही ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। हमारी बॉडी के सेल्स में एक और छोटी बॉडीज होती हैं विच आर कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, और इन माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर भी डीएनए होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हमारी जब ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है तो हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल है वो तो हमारे मदर और फादर दोनों से आता है, लेकिन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ हमारी मदर से ही आता है। हमारे फादर का हमारा कोई रोल नहीं होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल को देने में, वो सिर्फ हमारी मदर से ही आता है। ऐसे में मान लीजिए कि ये जो वन फीमेल है, सपोज इसके माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जिसकी वजह से ये कोई डिजीज इसको होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक ऐसा डिजीज है जो बहुत आसानी से इसको हो सकता है क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल ऐसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको एक डिजीज बहुत आसानी से हो सकता है। नाउ इफ दिस फीमेल वांट्स कि कुछ भी हो जाए उसके बेबी को ये डिजीज ना हो, जिससे उसका बेबी को ये प्रॉब्लम ना हो जो प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ी। नाउ इन दैट केस शी कैन ऑप्ट फॉर अ 3-parent एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा कि ये फीमेल अपनी एग सेल देगी
और अब इसकी एग सेल में से जहाँ पर एक फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जिसकी वजह से इसकी कुछ बीमारी इसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की वजह से, इसकी एग सेल में से जो इसके न्यूक्लियस का डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए है, उसको निकाल लिया जाता है। इसके न्यूक्लियर का डीएनए निकाल दिया जाएगा। देन एक हेल्दी फीमेल का एग सेल लिया जाएगा और इस जो बीमार फीमेल थी, डिजीज्ड फीमेल थी, इसका न्यूक्लियर डीएनए डाल दिया जाएगा हेल्दी फीमेल के एग सेल में। देन दिस हेल्दी फीमेल्स एग सेल is going to be fertilized with the healthy male's sperm cell. In that case, जब इसका एग सेल है लेकिन न्यूक्लियर डीएनए 1 का है, इसमें डाला गया और इन दोनों को मिला करके स्पर्म सेल बना दिया गया बाय फर्टिलाइजिंग इट विद द हेल्दी मेल सेल। और ये जो फाइनल बन के आता है एम्ब्रियो, जहां पर ये मेल का स्पर्म सेल है, नंबर 2 वाले की एग सेल है, लेकिन नंबर 1 वाले का न्यूक्लियर डीएनए है, इसको फाइनल बोल दिया जाता है 3 पेरेंट बेबी। सो ये 3 पेरेंट बेबी टेक्निक्स का यूज करके 1 अगर चाहेगी कि इसका बेबी जो हो इसको वो डिजीज नहीं हो तो वो अवॉइड कर जाती है। 3 पेरेंट बेबीज की जो टेक्निक होती है दैट इज कंसीडर्ड अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी एंड यूके में पहली बार इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इस मामले में अच्छी है कि बेबीज को वो डिजीज नहीं होगा, लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसको यूज करके डिजाइनर बेबीज जैसा कॉन्सेप्ट भी बनाया जा सकता है, जहां पर वो बेबी जिनका बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू हो, परफेक्ट विजन हो, कोई उनको डिजीज ही इनहेरिट नहीं हो रहा हो, तो ऐसे लोग जो कि नेचुरली ही बहुत गिफ्टेड हो जाएंगे, सच काइंड ऑफ द पीपल कैन ऑल्सो बी बॉर्न बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। उनको डॉक्टर्स बना सकते हैं वैसा। तो जहाँ पर मैंने बताया कि एडवांटेजेस क्या है कि देखिए जो जेनेटिक डिजीज़ है उनको बचा लिया, उनको नहीं पास ऑन होने दिया। डिसएडवांटेज ये है कि इससे डिज़ाइनर बेबीज़ भी बन जाते हैं जो कि एथिकली रॉन्ग है। हमारे जो गॉड है, उसने नेचर ने हमको जैसे बनाया है उससे अलग होकर के डिज़ाइनर बेबीज़ का कॉन्सेप्ट आने लगता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं इन द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट जिसको जेनेटिकली कोई डिजीज़ होता है उसके डीएनए में चेंज करके उसको वो डिजीज़ से इम्यून करा देना, दैट इज़ अ जीन थेरेपी। इसमें डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर ही ये परफॉर्म करा जाता है कि जीन थेरेपी के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है बाय मेकिंग द चेंजेस इन डीएनए। एक और एप्लीकेशन होता है इसी टेक्नोलॉजी का, दैट इज इन बाय प्रिवेंटिंग द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। आपको पता है कि मलेरिया, डेंगू की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ ड्यू टू द मॉस्किटोज। नाउ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसमें मॉस्किटोज के डीएनए में चेंज कर दिया जाता है और उनको स्टेराइल कर दिया जाता है। ऐसे में वो मॉस्किटोज जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन देयर डीएनए, दे आर रिलीज्ड इनटू द environment in some area, and because they cannot release, this results in controlling the mosquito population. However, इसकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें ऐसे चांसेस हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी को परमानेंट लॉस हो सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को परमानेंट लॉस होने का भी चांस है। तो इसके हर किसी एप्लीकेशन एरिया में मैं पॉजिटिव भी बता रहा हूँ और मैं नेगेटिव भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग। दिस इज़ ऑल्सो अनदर एप्लीकेशन एरिया ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेल होती है उसकी क्लोन बना करके किसी भी लोगों के अगर उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करा जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के कुछ ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर, ये सब खराब हो जाते हैं और उनको डोनर नहीं मिलता है, या अगर डोनर ने उनको वो ऑर्गन दिया भी है तो ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है उस ऑर्गन को। लेकिन इस मेथड के थ्रू, थेराप्यूटिक क्लोनिंग के थ्रू, उनकी बॉडी की ही सेल से ही उनके लायक बनवाया जाता है ऑर्गन। एक बार इस वीडियो के थ्रू बेटर समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए इस वाले मेथड में कैसे होता है, यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी पेशेंट होता है उसकी एक सेल को लिया जाता है,
उस सेल में से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया जा रहा है और सेल के बाकी मटेरियल को अलग डिस्कार्ड कर दिया जाता है। देन एक हम लोग एग सेल लेते हैं, ह्यूमन एग सेल लेते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है पेशेंट का, उसको उठा करके इस एग सेल में हम लोग मर्ज कर देते हैं। नाउ दिस कॉजेज द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एग सेल है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है आफ्टर फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो। तो आप देख सकते हैं एक एग सेल बनी थी और एक एग सेल ने रिप्रोड्यूस करके मल्टीपल सेल्स बनाया। अब जो ह्यूमन एम्ब्रियो सेल होती है, दिस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू एनी टाइप ऑफ द सेल इन अवर बॉडी। आपको पता भी होगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है उसमें फाइनल जो एक एम्ब्रियो बनता है बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म सेल विद द एग सेल, तो वो एक एम्ब्रियो सेल ही मल्टीपल सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी बनी है। हम सब लोग बचपन से बड़े ऐसे ही होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, और इनिशियली वी ऑल वर अ सिंगल सेल विच गॉट रिप्रोड्यूस्ड। तो ये जो इनिशियल एम्ब्रियो सेल होती है, पहली सेल होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मल्टीपल सेल्स में आराम से ट्रांसफॉर्म कर जाती है। तो ऐसे में वो पेशेंट, मान लीजिए जिसका लीवर खराब है और उसको कोई नहीं मिल रहा है ऐसा जो उसको लीवर डोनेट कर पाए और जिसका लीवर वो एक्सेप्ट कर ले उसकी बॉडी, इन दैट केस इफ दैट पर्सन्स एम्ब्रियो सेल इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इनटू द लिवर सेल, तो उसको अपने आप ही उसकी बॉडी के हिसाब से जो लिवर सेल है वही उसको जनरेट हो जाएगा। लेट मी शो दिस अगेन विद दिस एग्जाम्पल। सो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को मर्ज कर दिया जाता है एक एग सेल में और उसके बाद बन जाएगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो जो है ये रिप्रोड्यूस करके मल्टीपल सेल्स बना लेता है, और इसी को ही फिर यूज़ कर लिया जाता है हम लोग अलग अलग पार्ट्स को जनरेट करने के लिए, जैसा आप इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि ये जो है इसी को यूज़ करके हार्ट, लिवर एंड किडनी, एवरीथिंग कैन बी मेड विद दिस। इस वीडियो की कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा एंड यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। हाउएवर दिस एरिया, दिस थेराप्यूटिक क्लोनिंग ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। इसमें एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि क्या ये बात सही भी है कि लोगों के ऑर्गन्स इस तरह से जनरेट करे जाएं। आपको पता है जैसे हमारी बॉडी एज होती है वैसे वैसे हमारे ऑर्गन ख़राब भी होते हैं। आफ्टर 70-75 ईयर्स हमारी किडनीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है, लिवर में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इस तरह से हम अपनी ऑर्गन्स को रिन्यू कर पाएंगे तो इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि क्या हम अपने सारे ऑर्गन्स को इस तरह से रिन्यू करके अपनी बॉडी को क्या एज अपनी बढ़ा सकते हैं। और मोर ओवर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही रिस्की भी है। जिस तरह से ऑर्गन्स ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लोनिंग करी जा सकती है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमनली आपको एरिया पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द GMO एंड द रिस्क्स ऑफ द GMO आर ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड मैनी टाइम्स इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। However, there are few things which I would like to just discuss here under the part of the risks of the GMO. देखिए एक रिस्क मैंने यहाँ पर दिया है कि GMO का एक रिस्क होता है कि this can lead to the formation of the superweeds. Superweeds क्या होते हैं, एक बार जल्दी से इनको समझ लेते हैं। देखिए आपको पता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स होते हैं, अक्सर देखा गया है कि एग्रीकल्चर फील्ड के किनारे देयर इज always some weed, the undesirable grasses which grow around the agricultural field, जो हमको चाहिए नहीं बट फिर भी वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। So suppose this is a plant जिसमें हम लोगों ने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके रखा हुआ है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। मतलब कि अगर इस प्लांट की जब आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, आप इसको एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाएंगे और उसके किनारे इस टाइप की वीड आएगी, तो आप अगर अपनी इस फील्ड में आप हर्बिसाइड केमिकल्स डालेंगे जिससे कि ये जिस टाइप की वीड्स है वो आसानी से मर जाएं, तो आफ्टर सम टाइम दिस विल हैपन कि ये जो वीड है दे बिकम जेनेटिकली रेजिस्टेंट टू दैट टाइप ऑफ अ हर्बिसाइड। ये ऐसे होता है
कि ये प्लांट जो पहले से ही रेजिस्टेंट है उस हर्बिसाइड के लिए जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके कर दिया गया है, इसका और इस वीड का क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, सॉर्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन हो जाता है. सो आफ्टर सम टाइम दिस वीड ऑल्सो बिकम्स द रेजिस्टेंट टू दिस काइंड ऑफ अ हर्बिसाइड स्प्रे, और इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है इस वीड पर ऑफ द हर्बिसाइड. Such type of a weed which have become resistant to the herbicide are called as the super weeds. So this is one of a demerit of the GMOs. Rest of the benefits of the GMOs and the risks of the GMOs are easy to understand and they have been discussed many times. आप इसको रेफर कर सकते हैं. In case of any doubt you can put it down in the comment section. Let us look at the way forward in this case. सो देखिए, एक बात तो आप सबको ही पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, नेचर है, वो एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में वो काफ़ी लिमिटेड होती है. सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत ही कॉशियसली यूज़ करें. कुछ चीज़ें जो हमारे साइंटिस्ट को और स्कॉलर्स को ज़रूर करनी चाहिए कि उनको ज़्यादा अपनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट द मासेस अबाउट द बेनिफिट्स एज वेल एज द हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो दैट लोग अपने हिसाब से चॉइस कर पाएँ. अगर किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करना है या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो वो लोग खुद उसके फ़ायदे और नुकसान समझ करके अपने हिसाब से यूज़ कर पाएँ. देन एक इसमें वे फॉरवर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड होता है उसको बेटर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, एज वेल एज जीएम क्रॉप्स का. इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे देश में जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट अलाउड, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल्स इलीगली कल्टिवेट हो रहे थे हरियाणा में. लास्ट ईयर 2019 में ये मिला था. सो दिस इज अ बिग लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया कि इवन दो अलाउड नहीं है फिर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इलीगली कल्टिवेट हो रहे थे. देन थर्ड आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको लोगों के जो कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस कर देना चाहिए, उनको करते रहना चाहिए और उनके बेनिफिट्स भी बताते रहने चाहिए कि क्या होते हैं उसके बेनिफिट, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी अडॉप्ट करना चाहिए. देखिए, बहुत ही मैंने वेग और थोड़े सुपरफिशियल वे फॉरवर्ड दिए हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव एनी कॉन्क्रीट वे फॉरवर्ड इन दिस केस, जहाँ पर हमारे पास कुछ गवर्नमेंट रिकमेंडेशन या गवर्नमेंट सजेशन नहीं हो. इन द कंक्लूजन पार्ट आप लिख सकते हैं एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे करके कि देखिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो उसके पोटेंशियल को हमें समझना चाहिए, रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान रखना है. There are some of the prelims based question related to this topic. You can attempt these question and put your answer in the comment section. लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसके आंसर्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं. You can refer to these answers. This is all from my side. Thank you.